Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of December 2022। 21 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़ एंड डू शेयर इट। पता नहीं आप लोग लाइक करने में क्यों इतना शर्माने लगते हैं। डोंट डू दैट फ्रॉम योर एंड। आप लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे सवाल है, आई होप आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला सवाल है, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो पावर ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट इन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आपको पता है कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर विल बी सी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट बट नॉट अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। लेट मी गिव यू द आंसर नाउ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोटेक्ट नहीं करते हैं अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 हो गया, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द स्टेट बट फॉर अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इरीना, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एड्रेसिंग नीड्स इन बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय इरीना। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अगेन ए, यानी कि वन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ना कि इरीना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 3 सवाल आपने कुछ नया सीखा होगा। मूव करते हैं आगे न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, जिसमें हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। अब सबसे पहले कल किसी ने मुझसे पूछा था एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है। तो लेट मी टेल यू अबाउट एमिकस क्यूरी फर्स्ट, है ना, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हम कवर कर सकते हैं और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबको बताने की कोशिश की। तो एमिकस क्यूरी क्या होता है? इसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो क्या करता है कोर्ट? कई बार जैसे कोर्ट के पास कोई केस गया, सपोज जैसे मैं एक आध दो कोर्ट हियरिंग्स में रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि सपोज कोविड का रिलेटेड केस है, ठीक है ना, तो उसमें जजेस क्या करते हैं, कई बार एक एमिकस क्यूरी को अपॉइंट कर देते हैं। एमिकस क्यूरी इज नथिंग बट एन एडवोकेट, जो कि जो लीगल लिंगो है या फिर कहना चाहिए लॉ की भाषा, उसमें उसको एमिकस क्यूरी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ही इज़ एन एडवोकेट, जो कि किसी केस में असिस्टेंस देने के लिए, कोई अलग से कोई सेपरेट स्टडी करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। तो एमिकस क्यूरी एक्ट्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन एंड ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स, एंड ये सोच करके कि हाँ, इसके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, इस व्यक्ति के पास इंटीग्रिटी है और ये सही तरीके से हमको डेटा और ये सारी चीजें बता सकता है। तो इस कारण से कोर्ट कई बार एमिकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो कोर्ट कैन अपॉइंट एन एडवोकेट एज एमिकस क्यूरी इन दैट, ठीक है। दूसरा, कल एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था, क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है? क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है? तो क्विड प्रो को का मतलब होता है समथिंग दैट इज गिवन इन ल्यू ऑफ समथिंग रिसीव्ड। मतलब आपको कुछ मिला, एक हाथ दे एक हाथ ले, सिंपल सी बात है, समझ लीजिएगा। एक हाथ दे और एक हाथ ले की जो फिलॉसफी, उसको क्विड प्रो को बोलते हैं। मतलब कि आप हमने कहा हमको कुछ देंगे तो हम आपको कुछ और उसके बदले में देंगे, ठीक है ना। एक और टर्म है सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि इंडिस्पेंसिबल हो,
यानी कि उसके बिना काम ही ना चल पाए, तो वो चीज़ आपकी सिने क्वा नॉन कहलाती है, ठीक है ना। इफ़ समथिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल, मतलब कि उस चीज़ के बिना काम नहीं चल पाएगा, तो आपकी सिने क्वा नॉन कहलाएगी। जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ सिने क्वा नॉन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। अगर मैं ये लिखता हूं कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ सिने क्वा नॉन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, आप लोग समझ लीजिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दूसरी जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, तंदूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना हैज़ गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो तंदूर रेड ग्राम है तेलंगाना का, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। नाउ जियोग्राफिकल जीआई रजिस्ट्रेशंस कंट्री में बहुत ज़्यादा, 432 के करीब जीआई रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। तंदूर रेड ग्राम की अगर मैं बात करूँ तो एक लोकल वेराइटी है ऑफ पिजन पी, इसको बोलते हैं। इट्स अ लोकल वेराइटी ऑफ पिजन पी विच इज़ मेनली ग्रोन इन द रेन फेड ट्रैक्ट ऑफ द तंदूर एंड नियर बाय रीजन्स ऑफ द तेलंगाना। तो वहाँ पे याद रखिएगा, तंदूर रेड ग्राम बेसिकली एक लोकल वेराइटी है पिजन पी की, जो कि तेलंगाना में ग्रो की जाती है। सुटेबल हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पे डीप ब्लैक सॉइल चाहिए विद ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ अट्टा पुलगाइट क्ले मिनरल, एंड तंदूर रीजन में काफ़ी ज़्यादा है ये, एंड यहाँ पे ह्यूज लाइमस्टोन डिपॉजिट्स भी हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द सुटेबल हैबिटेट्स जो कि कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि तंदूर रेड ग्राम के अंदर लगभग 22 से 24% प्रोटीन होता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट द प्रोटीन इन कंटेंट इन सेरल्स, 3 गुना से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। टेस्ट भी अच्छा होता है, बेटर कुकिंग क्वालिटी होती है, वेल इनहांस स्टोरेज क्वालिटी होती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तंदूर रेड ग्राम, पहले न्यूज़ में मैंने आपको कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट बताया, सिने क्वा नॉन, एमिकस क्यूरी, क्विड प्रो को, जो ऐसे लैटिन टाइप के वर्ड हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, है ना। दूसरा अपन ने देख लिया तंदूर रेड ग्राम के बारे में। तीसरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। क्या होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस? तो अभी रिसेंटली सियोल में, सियोल आपको पता होगा कि साउथ कोरिया की कैपिटल है, तो सियोल में भी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का एडिशन हुआ था, एंड सियोल डिक्लेरेशन उसमें आया है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है हर 6 साल में होता है, इट इज़ हेल्ड एवरी 6 ईयर्स। लिख लीजिए आप लोग, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हर 6 साल में होता है, 6 ईयर्स में होता है। एंड इस बार जो इवेंट हुआ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ, एंड को ऑर्गेनाइज बाय फाओ। ये फाओ के द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें इसके को ऑर्गेनाइजेशन बॉडी रहती है। एंड ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सबसे पहली जो इसमें हुई थी वो फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी, वो एशिया में ही हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी 1978 में। याद रखिएगा 1978 में पहली वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी, इसका मतलब है, ठीक है ना। हर 6 साल में होती है, पहली 1978 में हुई थी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। और इसमें बेसिकली ये एक फोरम है जहाँ पे डिस्कशन किया जाता है की चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड फॉर द फॉरेस्ट्री सेक्टर। तो क्या इसमें डिस्कशन होता है, की चैलेंजेस क्या है एंड वे फॉरवर्ड क्या है फॉरेस्ट्री सेक्टर की, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। 2022 की जो थीम थी वो थी बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट इकोसिस्टम। तो ये इस बार की थीम थी, एंड टू बिल्ड अ न्यू विजन, अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग, है ना, फॉर द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स। तो बेसिकली ये इसका एम था। एम क्या था कि फॉरेस्ट्री के हर लेवल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, एक नए विजन के साथ, नई थिंकिंग के साथ आगे बढ़ा जा सके, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सियोल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था इस बार के वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस में, और ये 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस थी, 15वीं एडिशन था ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का, आप मान सकते हैं। एंड इट इज़ हेल्ड इन सियोल साउथ कोरिया, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक और अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली एक क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यूपीएससी ने पूछा था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। ये देखो लिखा है ना, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, ये क्या है। तो एक्चुअली न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट भी एक मैकेनिज्म है फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, और इसके स्टेटमेंट्स देखो क्या क्या थे। फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूएन क्लाइमेट समिट 2014, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, गलत है, ये एक वॉलंटरी है, नॉन लीगली बाइंडिंग है। एंडोर्स बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज, बिल्कुल सही है। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट द इंसेप्शन, स्टार्ट के टाइम पे इंडिया सिग्नेटरी था, गलत स्टेटमेंट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 का 4, 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 1 2 4 विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का, इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एंड इसी तरीके से आप सीखते जाएंगे। प्लीज़ डू शेयर it and do like it.
न्यूज़ है पहली जो एक और फ्रंट पेज की है, न्यू स्कैनर्स टू स्पीड अप द सिक्योरिटी चेक एट एयरपोर्ट्स। तो अब दिल्ली एयरपोर्ट में स्टार्ट किया जा रहा है कि नए स्कैनर्स लाए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो उसमें सिक्योरिटी चेकअप जब होता है तो आपको अपने पूरे लैपटॉप, चार्जर्स, ये सब निकाल करके उसमें ट्रे में रखना पड़ता है, ठीक है ना। आपको अपने पर्स निकालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पुट अप करने, मतलब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैपटॉप एंड जो ये डिजिटल डिवाइसेस हैं, है ना। तो BCAS ने ये देखा कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अभी कोविड के पास, पोस्ट कोविड जो अभी रिसेंटली फिर से एक अपसर्ज हुआ है टूरिस्ट का, ट्रेवलर्स का, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा इस तरीके से कहना चाहिए कि कंजेशन बढ़ने लगा है और टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने लगा है। तो अब BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने ये कहा है कि अब नई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी टू स्क्रीन केबिन बैग्स एज वेल एज फुल बॉडी स्कैनर्स सो दैट द पैसेंजर्स विल नॉट हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो अब बेसिकली वहाँ पे नए सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, नई स्क्रीन केबिन बैग्स और फुल बॉडी स्कैनर्स लाए जाएंगे ताकि पैसेंजर्स जो हैं उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े, एंड दैट विल बी नॉट ओनली जस्ट टाइम सेविंग बट इट विल बी वेरी एफिशिएंट प्रोसेस एज वेल, ठीक है ना। BCAS के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, BCAS एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कहलाता है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जब ये स्टार्टिंग में बना था तो इसको DGCA के अंदर 1978 में बनाया गया था। इट वॉज इनिशियली सेटअप एज अ सेल इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के अंतर्गत एक सेल के रूप में इसको बनाया गया था 1978 में। रिकमेंडेशन इसके लिए पांडे कमेटी ने दिया था। पांडे कमेटी गेव द रिकमेंडेशन आफ्टर 1976 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट हाईजैक, तो उसको बनाया गया था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इन 1987। इसको एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया 1987 में। अभी रिसेंटली एक एक्ट भी लाया गया था, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट, आपको याद होगा, जिसमें इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इन 1987। मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लगती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, याद रखेगा। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर सिविल फ्लाइट्स। इट इज़ हेडेड बाय ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इज डेजिग्नेटेड एज DG ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अभी हम मूव करेंगे एडिटोरियल पेज की तरफ, है ना। तो एडिटोरियल पेज में जो पहला एडिटोरियल है वो है अपलोडिंग द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की, भी रिसेंटली आप सबको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन का एक केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। उसमें बात चल रही है मेनली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट के टाइम पर ऐसा कोई प्रोसीजर या कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई है अपॉइंट करने के लिए। दूसरा एक और चीज़ उसमें डिस्कस की जा रही थी, हमने कई बार डिस्कस भी किया कि जो रिमूवल है अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है, काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है और वो उनकी इंडिपेंडेंस के लिए सही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें इस केस में डिस्कस होगा। कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड इज ऑर्डर एज ऑफ नाउ, लेकिन न्यू ईयर में ये ऑर्डर ज़रूर इसका कोर्ट पास करेगी। तो ऑथर ने वही बोला कि किस तरीके से कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। तो ऑथर ने बोला सबसे पहले तो जो अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी की, उसमें हम 3 विंग्स की बात करते हैं, 3 विंग्स की बात करते हैं। पहला विंग तो आपका हो गया ये एग्जीक्यूटिव, दूसरा आपका लेजिस्लेचर एंड तीसरा हो गया आपका जुडिशरी। एंड यहाँ पर ये 3 विंग्स बस नहीं है, चौथा विंग भी अब आ चुका है, और चौथा विंग जो हम कहते हैं वो है 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशंस है। ऑथर ने यहाँ पे, वो मीडिया वाली बात अलग हो गई, यहाँ पे 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशंस ऑथर ने कहा कि अगर एक डेमोक्रेसी को प्रॉपरली चलना है तो देयर आर नॉट जस्ट दीज 3 पिलर्स, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 4th ब्रांच इंस्टीट्यूशंस। एक ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन ओवरऑल सिस्टम की इंटीग्रिटी और ये सब मेंटेन करके चलते हैं। जैसे कैग हो गया आपका, कैग इज वन सच इंस्टीट्यूशन। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, ये एक इंस्टीट्यूशन है। चीफ इलेक्शन कमीशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू मेंटेन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इफ़ यू वांट टू मेंटेन द बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि रहेंगे, लगेंगे, है ना।
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी अब केवल इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ने तो फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस और उनकी प्रोटेक्शन के लिए अलग से मतलब उन्होंने अमेंडमेंट करके लिख दिया कि फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये हैं। जैसे केन्या के कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में दे हैव डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर दीज फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस, है ना, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आते हैं, इलेक्शन कमीशन भी आते हैं। अब यहाँ पे इनको इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। इनफैक्ट इन इंडिया आल्सो दे आर इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशंस एंड दे शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना। कुल मिलाकर के जितने भी इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशंस है ये सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के इंटरफेयर में रहेंगे तो आप कैसे एक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कई बार आपको डिसीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लेना पड़ सकता है। और अगर आप फ्री ही नहीं है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से तो आप क्या डिसीजन लेंगे उनके अगेंस्ट, नहीं ले पाएंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो कि मैंने आपको बताई है। एंड जो रिमूवल का प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर्स के, वो बहुत ही बेकार प्रोसेस है। आपने देखा होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ डिस्कस करके रिमूव किया जा सकता है और अपॉइंटमेंट के टाइम पे कोई ऐसी कमेटी ये नहीं बनाई गई है, ठीक है ना। दिस इज एन प्रॉब्लम विच इज देयर। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो ऑथर ने सोल्यूशन वही बताया कि एक सोल्यूशन ये हो सकता है जैसे कि उन्होंने लैंडमार्क केस था, विनीत नारायण का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा उसको रेटिफाई किया जाएगा 3 मेंबर कमेटी के द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। देखो ये एक बॉडी जो है काफ़ी ये लग रहा है कि कुछ हाँ कोई ढंग का आदमी सेलेक्ट होगा बाय दिस बॉडी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके अलावा इसी तरीके का कोई प्रोविजन हमको इलेक्शन कमीशन के लिए भी करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द फर्स्ट सजेशन इज। सेकंड सजेशन ऑथर ने ये दिया है कि एक तो इस तरह की बॉडी हो जानी चाहिए। दूसरा, रिमूवल के प्रोसेस को इतना इजी नहीं रखना है कि बस मतलब उसको प्रोसेस को भी थोड़ा हमको बनाना पड़ेगा। जैसा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का प्रोसेस है, वही आप दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए भी करो, जो कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। एंड तीसरा जो सजेशन ऑथर का है वो ये है कि कोई भी शॉर्टकट या ऐसा टेम्प्रेरी सोल्यूशन ना दिया जाए कोर्ट के द्वारा। एक ऐसी रेमेडी जो कि बस कुछ समय के लिए हो, वो बहुत गलत हो जाएगा। स्टॉप गैप सोल्यूशंस ना हो या बैंडेड टाइप का सोल्यूशन ना हो, परमानेंट इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। GS2 का ये आर्टिकल रहेगा। अगेन इट इज द आर्टिकल ऑफ GS2 एंड दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। न्यू नॉर्मल इन इंडो पैसिफिक कंटेस्टेशन। बस ये न्यू नॉर्मल क्या है मैं आपको बता दूं। ऑथर ने कहा कि जो न्यू नॉर्मल है वो है इंडिया और चाइना का कंपटीशन। द कंपटीशन विद चाइना इज द न्यू नॉर्मल, है ना, जिसमें चाइना एक तरफ वू करता रहेगा। 2013 में उसने स्टार्ट किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये भी आप लिख सकते हैं कि चाइना ने BRI स्टार्ट किया था 2013 में, और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि चाइना के BRI के अंदर आ गई। इंडिया ने वहीं पे थोड़ा अपना क्लैमर दिखाया गलवन के केस में, और इन सब जगह में इंडिया ने अपना क्लैमर दिखाया, दुकलाम इशू में अपना क्लैमर दिखाया। तो काफ़ी साउथ एशियन कंट्रीज़ हो गई या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई जो कि इंडिया के फेवर में आ रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारी पावर, जैसे USA का भी सपोर्ट काफ़ी इंडिया को मिला, और इंडिया जैसे क्वाड का मेंबर बना, I2U2 का मेंबर बना, है ना। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ग्रुपिंग्स है जिसमें इंडिया मेंबर बना, और इसका क्लैमर भी इसमें बढ़ रहा है। न केवल ये बल्कि वहीं पर मालदीव्स की अगर हम बात करें तो मालदीव्स ने अपना इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाई है। नेपाल में प्राइम मिनिस्टर ड्यूबा के गवर्नमेंट जो है उसने अटेम्प्ट किया है टू इंप्रूव द रिलेशनशिप ऑफ नेपाल विद इंडिया। इसके अलावा श्रीलंका में जो भी क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट दिया इंडिया ने, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया। इन्वेस्टमेंट मोर देन $4 बिलियन वाज प्रोवाइडेड बाय इंडिया। एंड इंडिया अपनी एफर्ट साउथ एशिया में, क्वाड रीजन में, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ा रहा है। एंड BRI इनिशिएटिव को एक टफ कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पे जो चाइना है, ऐसा नहीं कि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ है, ये वो चाइना को छोड़ रहे हैं, नहीं, वो भी चाइना के करीब हैं, क्योंकि ये जो वही मैंने आपको बोला कि जो कंपटीशन है बिटवीन चाइना इंडिया एंड इन दिस रीजन, वो एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। इट हैज केम एज अ न्यू नॉर्मल नाउ एंड बोथ हैव टू लिव विद ईच वन एट वन अपोजिट एंड, ठीक है ना, दोनों को ही रहना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, एक नया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पोस्ट 2020 जो है वो आया है। 188 आउट
आउट ऑफ 196 मेंबर जो गवर्नमेंट मेंबर्स हैं ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उन्होंने अडॉप्ट किया है। इसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पोस्ट 2020। अब इसमें याद रखना है, इसमें 4 गोल्स हैं मेजरली फॉर 2050, 2050 के लिए 4 लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 4 मेन माइलस्टोन गोल्स हैं, कहना चाहिए लॉन्ग टर्म या माइलस्टोन गोल्स, एंड 23 टारगेट्स आर देयर फॉर 2030, 23 टारगेट्स आर देयर फॉर 2030। ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए 4 तो मेन गोल्स हैं जो 2050 तक रहेंगे, और 23 टारगेट्स हैं अभी जो 2030 तक करने हैं, जो कि एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी की जो थ्रेट्स हैं उनको दूर करने के लिए। ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो गोल्स हैं, माइलस्टोन गोल्स हैं, ये 4 हैं। एक तो इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है। दूसरा, ह्यूमन नीड्स मीट होती रहे, ये भी मेक श्योर करना है। बेनिफिट्स और उनका जो बेनिफिट्स जो हैं इकोसिस्टम सर्विसेज के, बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज के, उनका बेनिफिट शेयर होता रहे लोगों के बीच में, ये एक मेक श्योर करना है। एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मेक श्योर करना है कि वो हमेशा मेंटेन रहे, और इनके जो बायोडाइवर्सिटी के हमने टारगेट्स बनाए हैं उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वी हैव दैट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। विजन ओवरऑल यही कि वी हैव टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, द ओवरऑल मिशन इज टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, दैट इज द थिंग। एंड अभी जो रिसेंट 2030 तक के जो टारगेट्स हैं उनमें ये है, मतलब कि पीपल की नीड्स मीट होती रहे, रिड्यूसिंग द थ्रेट्स एंड टारगेट, बायोडाइवर्सिटी की जो थ्रेट्स हैं उनको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब और क्या क्या किया गया है इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में, जिसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि 4 गोल्स हैं फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स हैं 2030 तक। इसके अलावा जो मेन टारगेट्स हैं, जैसे उसमें आता है टू सेव द एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इंश्योर 30% ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर, कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम कम अंडर इफेक्टिव रिस्टोरेशन। 30% तक जो डिग्रेडेड, चाहे लैंड हो, चाहे मैरीन वाटर हो, चाहे कोस्टल हो, चाहे ये रीजन हो, ये इफेक्टिव रिस्टोरेशन में आ जाए, ये मेक श्योर करना है। ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट, ये हम सबको पता है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी डिसरप्ट हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, वो डिसरप्ट हो जाएगा, हमारी स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, अर्थ का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो ही रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है जो कि हो सकती हैं। ठीक है ना। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड है एज ऑफ नाउ, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ में है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। GBF यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो बहुत सारे और चीज़ें करता है, जैसे कि इसने कहा कि पोल्यूशन को कर्व करना है ताकि जो क्लाइमेट चेंज उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, ओशन एसिडिफिकेशन को कम किया जा सके, एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ के स्प्रेड को कम करना है, क्योंकि ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़। एंड बायोडाइवर्सिटी गोल्स जो हैं, GBF गोल्स जो हैं, वो ये नहीं कहते कि डोंट यूज़ द बायोडाइवर्सिटी, वो कहते हैं यूज़ बट सस्टेनेबली यूज़, शेयर द बेनिफिट्स शेयर करो, सस्टेनेबली यूज करो, ये चाहता है बेसिकली, है ना। ये नहीं चाहता कि यूज ही मत करो, ये चाहता है कि आप यूज करो लेकिन शेयर करो बेनिफिट्स को और सस्टेनेबली यूज करो। ठीक है ना। एंड इट एम्फसाइजेस ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रोडक्टिवली इसको प्रमोट किया जा रहा है। एंड जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है उसमें भी जो लोकल ट्राइब्स हैं, लोकल पीपल हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा कि आपके हवाले छोड़ा जा रहा है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को के ऊपर फोकस रहेगा कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, एक्वाकल्चर को प्रमोट करने की बात कही जा रही है, फिशरी फॉरेस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी को लाने की बात कही जा रही है। एंड द मेंबर शुड अडॉप्ट बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग मेथड्स सच एज एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें, एग्रो इकोलॉजी का इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन करें। इसके अलावा GM क्रॉप्स को मत यूज़ करें ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस बात है GM क्रॉप्स के बारे में ये नहीं पता कि वो किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। इसके अलावा आईची टारगेट्स आए थे पहले 2020 तक, उन टारगेट्स का डेडलाइन था 2020 तक के लिए था। याद रखिएगा कि 20 आईची टारगेट्स थे, 20 आईची टारगेट्स थे जिनको 5 ग्रुप्स में रखा गया था। याद रखिएगा, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 20 आईची टारगेट्स थे जो कि 5 ग्रुप्स में रखा गया था। नागोया के टाइम पे इसको आईची टारगेट्स को लाया गया था, और आपका गोल ए जो था वो आपका स्ट्रैटेजिक गोल ए जो था, स्ट्रैटेजिक गोल B, स्ट्रैटेजिक गोल C, D और E,
तो ए से लेकर ई तक के 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स के अंतर्गत इनके टारगेट्स जो थे 20 आईटी टारगेट्स उनको रखा गया था। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। मैंने जो ओपन किया था उसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, अपने रीडिंग लगा लेना बस उन गोल्स की क्या क्या रीडिंग थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पार्टीज ऑफ जो सीबीडी है उनको ये भी कहा गया कि अपनी नेशनल रिपोर्ट आप 2026 और 2029 में सबमिट करेंगे ताकि जो ग्लोबल रिव्यूज़ हैं वो लिए जा सकें, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि एक सीबीडी की जो पार्टीज़ हैं इस जीबीएफ के फ्रेमवर्क के रेफरेंस में कहा गया कि आपको अपनी नेशनल रिपोर्ट 26 और 29 में सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए एक डिस्कशन होता रहेगा बार बार जो 2024 और 26 में होगा, ठीक है ना। डिस्कशन की बात भी की गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा फंडिंग के लिए कहा गया कि जो कंट्रीज़ हैं, सीबीडीआर का प्रिंसिपल फिर से बताया गया है, और इंटरनेशनल फंडिंग के लिए कहा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज शुड गेट एटलीस्ट $20 बिलियन ईयर बाय 2025। 2025 तक $20 ईयर मिलना, $20 बिलियन ईयर मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और $30 बिलियन मिलना चाहिए बाय 2030 थ्रू कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। ये डेवलप्ड कंट्रीज से आना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मैंने आपको बताया था 1992 में जो अडॉप्ट की गई थी फॉर 5 बेसिकली इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड ऑल, तो उसमें भी कहा गया कि आपको 2030 तक के लिए एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाना पड़ेगा। स्पेशल ट्रस्ट फंड आपको बनाना पड़ेगा विच विल बी देयर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीबीएफ। तो ठीक है ना, स्पेशल ट्रस्ट फंड अंडर द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जीबीएफ ने अपने आप को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएनएसडीजी के साथ लिंक कर लिया है। ऑब्वियस सी बात है, 3 ऐसे एसडीजीज हैं जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के साथ डील करते हैं, जैसे गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग है, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर है, गोल 15 लाइफ ऑन लैंड है। तो ये तीनों ही आपके बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है, और दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। 3 more sites added to tentative list of UNESCO। तो गुजरात की वड़नगर टाउन है, गुजरात का वड़नगर टाउन है, और आइकॉनिक सन टेम्पल मोढेरा ये भी गुजरात में है, एंड रॉक कट स्कल्पचर्स उनाकोटी के जो कि त्रिपुरा में है, इनको ऐड किया गया है टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी ये टेंटेटिव लिस्ट में ऐड हुए हैं, टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो जिसको मतलब कि स्टेट पार्टी अपने नॉमिनेशन भेजती है और फिर इनको टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है ना। इंडिया के अभी लगभग 52 साइट्स ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। 52 साइट्स आर देयर। बाकी के कौन से एक बार आप पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में कोई अगर कॉपी पेस्ट कर दे या लिख दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आपके ऊपर मैं टास्क छोड़ता हूँ। यूनेस्को के 52 इंडिया के ऐसे 52 साइट्स हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में है। अभी रिसेंटली ये 3 इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूँ। गुजरात का वड़नगर टाउन, आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोढेरा, एंड रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उन्नाकोटी जो कि त्रिपुरा में है, ये भी आपको याद रखना है। सन टेम्पल मोढेरा आपको पता है डेडिकेटेड टू द सन गॉड है, अर्लीस्ट सच टेम्पल्स है, एंड ये आपका मोढेरा में है। वड़नगर इज म्यूनिसिपैलिटी इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, अ मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन। वड़नगर हैज़ रिकॉर्डेड पास्ट स्ट्रेचिंग बैक टू नियरली 8th सेंचुरी बीसी, लगभग 8th सेंचुरी बीसी से है पुराना ये। एंड द टाउन स्टिल रिटेन्स लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड आर प्राइमरीली रिलीजियस एंड रेसिडेंशियल इन नेचर। उनाकोटी की बात करें तो एंशिएंट होली प्लेस है एसोसिएटेड विद शैवा वर्शिप, शैवाइट वर्शिप से रिलेटेड है उनाकोटी। मैसिव गैलरी है विच इज सेट अप इन द फॉरेस्टेड एरिया displaying the number of towering low relief images in a unique style, and it is a masterpiece of human creative genius। याद रखिएगा, उनाकोटी याद रखिएगा। यहाँ पे अगली है, नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वागीर टू बी कमीशनड इन जनवरी। तो अब ये 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वागीर, उसको डिलीवर किया गया है नेवी के पास बाय द मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड है। ये याद रखना है आपको, ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत है, ये 75 प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। स्कॉर्पियन क्लास क्या है? स्कॉर्पियन क्लास इज फ्रेंच में स्कॉर्पियन क्लास है, उन्हीं के बेसिस में बनाया गया फ्रेंच सपोर्ट में, और प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 बनने थे। तो 6 कौन कौन से हैं? तो पहला जो था वो था INS कैलवेरी, याद रखिएगा, पहला था INS कैलवेरी, इसको कमीशन किया गया था दिसंबर 2017 में। सेकंड था INS खंडेरी 2019 में, और इसके बाद थर्ड था करांज जो कि मार्च 2021 में। चौथा था INS वेला जो कि 21 में किया गया, नवंबर 2021 में कमीशन किया गया, तो वेला चौथा था। वागीर इज द 5th वन, एंड वागशीर विल बी द 6th वन, ठीक है ना। तो 6th वन विल बी द वागशीर। तो आप इसको इन
6 के नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 का नाम याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।